नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 11 है। इस एपिसोड में हम देवनागरी लिपि की विशेषताओं को समझेंगे। आरंभ करते हैं। नागरी लिपि अनेक विशेषताओं की स्वानिमिक है। वस्तुतः यह विश्व की समस्त वर्तमान लिपियों से श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक है। मोनियर विलियम्स के अनुसार देवनागरी में यद्यपि अंग्रेजी वर्णमाला के Z और अंग्रेजी वर्णमाला के F के लिए वर्ण नहीं है, जिस पर यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है, ये उन्होंने कहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विलियम्स द्वारा बताए गए इस अभाव को भी देवनागरी ने दूर कर लिया है। देवनागरी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, यह भाषा के अंतर्गत आने वाली अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों से संपन्न है। इसमें परंपरागत रूप से 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। दूसरा, इसकी वर्णमाला में पहले स्वर, फिर संधि स्वर, उसके बाद व्यंजन और संयुक्त व्यंजन आते हैं। स्वरों में भी ह्रस्व दीर्घ के युग्म साथ साथ हैं। उर्दू या रोमन लिपि में स्वर और व्यंजन बीच बीच में मिलते हैं। व्यंजनों की दृष्टि से भी देवनागरी का क्रम पूर्णतः वैज्ञानिक है। उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग कंठ है तो च वर्ग तालव्य है, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य और प वर्ग ओष्ठ्य है। क से म तक सभी वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष तथा तीसरा चौथा तथा पांचवा सघोष होता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है तो दूसरा और चौथा महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक है। य, र, ल, व, ह सघोष है और तालव्य श, मूर्धन्य श अघोष है। अगला है, जो लिपि चिन्ह जिस ध्वनि का द्योतक है उसका नाम भी वही है। जैसे अ, छोटी ई, क, ख, ज, म। रोमन लिपि में इस दृष्टि से पर्याप्त भ्रम है। वहाँ लिपि चिन्ह 3 प्रकार के हैं। पहला लिपि चिन्ह का नाम अथवा प्रथम ध्वनि काम करता है, B, C, Q, Z। दूसरा, लिपि चिन्ह दूसरी ध्वनि का काम करता है, F, M, R, U। तीसरा, लिपि चिन्ह किसी अन्य ध्वनि का काम करता है, H, A, C, W, ये सभी। अगला विशेषता देखेंगे। हिंदी में री तथा तालव्य श, दंत स को छोड़कर शेष सभी ध्वनियों में से प्रत्येक के लिए एक लिपि चिन्ह है, जिसके विपरीत उर्दू, रोमन आदि लिपियों में यह विशेषता नहीं है। वहाँ एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह है। अगला है विशेषता, उर्दू, रोमन आदि में एक लिपि चिन्ह एक से अधिक ध्वनियों की ओर भी संकेत करता है। जैसे में देख लेंगे, उर्दू में वाव, अंग्रेजी में C, G, A। हिंदी की नागरी लिपि में यह समस्या नहीं है। यहाँ एक चिन्ह से एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। अगला विशेषता, नागरी में व उच्चारण की दृष्टि से समान लिपि चिन्हों में आकृति में भी समानता देखने को मिलती है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, प, फ आदि। रोमन लिपि में यह गुण ना के बराबर है। उर्दू में नागरी की तुलना में यह गुण बहुत कम है। अगली विशेषता, नागरी अक्षरिक लिपि है। इसमें प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर का योग रहता है। कुछ विद्वान इसे लिपि का गुण मानते हैं तो कुछ दोष, परंतु यह निश्चित है कि इसमें रोमन आदि अनाक्षरिक लिपियों की तुलना में कम स्थान घिरता है। अगला विशेषता, रोमन लिपि में कई बार वर्ण मुख रहते हैं, उनका उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे नाव में जो शब्द है नाव अंग्रेजी के, उसमें पहला जो वर्ण है वो के है, तो उसमें के पढ़ा नहीं जाता है। वैसे नाव को नाव ही कहा जाता है। देवनागरी में यह दोष नहीं है, यहाँ प्रत्येक वर्ण का उच्चारण किया जाता है। विशेषता, देवनागरी में अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए स्वतंत्र चिन्ह है, जबकि रोमन आदि लिपियों में H जैसे अंग्रेजी वर्ण के शब्द आदि लगाकर काम चलाया जाता है। जैसे हिंदी वर्णमाला के ख में अंग्रेजी के वर्णमालों के द्वारा लिखा जाए तो के एच से संबोधित किया जाता है ख को। अगला विशेषता, देवनागरी में रोमन लिपि के समान कैपिटल लेटर आदि स्मॉल लेटर का झंझट नहीं है। इस प्रकार का वर्गीकरण अवैज्ञानिक भी है और आवश्यक भी। अगला विशेषता,
नागरी में व्यंजन संयोग की पद्धति सर्वथा उपयुक्त है। अगला, देवनागरी लिपि सुपाठ्य एवं सुस्पष्ट है। अगला, देवनागरी लिपि की एक विशेषता यह भी है कि यह भारत के बड़े भूभाग में प्रयोग में आती है। उत्तरी हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र एवं हरियाणा से लेकर बिहार झारखंड तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अन्य अनेक भारतीय लिपियां जैसे बंगला, मराठी, गुजराती, गुरुमुखी आदि भी बनावट की दृष्टि से देवनागरी से थोड़ा ही अंतर रखती है। मोतीलाल मोनारिया के शब्दों में कहा जाए तो कहते हैं कि राजस्थानी लिपि अधिकतर देवनागरी लिपि से मिलती है। कुछ अक्षरों की बनावट में अंतर अवश्य है, पर यह अंतर भी अब दिन पर दिन मिटता जा रहा है। अगला, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक उपयोग की दृष्टि से भी देवनागरी सर्वथा उपयुक्त है। कंप्यूटर आदि में लगातार बढ़ रहा है इसका प्रयोग, इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है। तो निष्कर्ष देखेंगे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रोमन, उर्दू, फारसी आदि लिपियों की तुलना में देवनागरी लिपि सुपाठ्य, सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक है। विश्व का श्रेष्ठतम ज्ञान और विश्व का आदि ज्ञान इसी लिपि से उपलब्ध है। यह हिंदी भाषियों की आकांक्षाओं पर तो खरी उतरती ही है, तनिक से परिवर्तन से समस्त हिंदीतर भारतीय भाषाओं और विश्व की अनेक भाषाओं की लिखित अभिव्यक्ति में भी सक्षम हो सकती है। आज के वैज्ञानिक युग की आकांक्षाओं पर भी यह खरी उतरती है और सर्वत्र अपनी श्रेष्ठता का डंका बजा रही है। सुनीति कुमार चटर्जी सुदृश्य कुछ विद्वान रोमन को अंतर्राष्ट्रीय लिपि बनाने की वकालत करते हैं, परंतु उनका यह मत समीचीन नहीं जान पड़ता। तर्क की कसौटी पर रोमन देवनागरी से हीन है, यह तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट ही है कि साथ ही यदि हिंदी के लिए रोमन लिपि को अपना लिया जाए तो कालक्रम में समग्र प्राचीन भारतीय साहित्य अजायब घर की वस्तु मात्र रह जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड अन्य व्याख्यान पे रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।